अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव जीतकर आए, 303 सीटें अकेले बीजेपी को अपने दम पर मिल गईं, तो इस प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जब सत्ता में लौटे, नई सरकार का गठन किया, तो अपने मंत्रिमंडल में अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को महत्व दिया। अब चूंकि सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में देखना जरूरी हो जाता है कि ऐसे कौन से मंत्री रहे जिनके कामकाज का सर्वाधिक असर रहा और ऐसे कौन से मंत्री रहे जिनके कामकाज से नागरिकों के जीवन में बड़े और अहम बदलाव आए। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपके समक्ष 10 ऐसे मंत्रियों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके किए गए कामों को आपके समक्ष रख रहे हैं और हमने अपने अध्ययन में पाया है कि ये ऐसे 10 सर्वश्रेष्ठ मंत्री रहे जिनका कामकाज काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। हालांकि और भी बहुत सारे मंत्री हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं, लेकिन इन 10 मंत्रियों को हम लेकर आए हैं इसलिए क्योंकि वर्तमान में देखें तो ये 10 मंत्री काफ़ी सक्रिय रूप से काफ़ी उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अमित शाह। भाजपा अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए अमित शाह ने सफलता की ऐसी कहानी लिखी जिसे दोहरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। उन्होंने न सिर्फ भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, बल्कि 2019 में अपने कठिन परिश्रम और जबरदस्त चुनावी रणनीति के जरिए महागठबंधनों की चुनौतियों का भी बखूबी सामना किया और विजेता बनकर उभरे। जब वह लोकसभा चुनाव के लिए गांधीनगर जैसी प्रतिष्ठित सीट से मैदान में उतरे, तभी यह साफ हो गया था कि केंद्र में भाजपा यदि लौटती है तो अमित शाह की सरकार में बड़ी भूमिका रहने वाली है। यही हुआ भी। मोदी सरकार के गठन के बाद अमित शाह को राजनाथ सिंह की जगह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमित शाह ने मंत्री पद संभालते ही जिस तरह काम करना शुरू किया, उससे तमाम लोगों को पहली बार पता चला कि गृह मंत्री कितना शक्तिशाली होता है और उसके पास क्या क्या काम होते हैं। अमित शाह ने आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से कानूनों को सख्त बनाया और हमारी जांच एजेंसियों को नई ताकत प्रदान की। इसके बाद कश्मीर में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो अब तक के गृह मंत्री नहीं कर पाए थे। अमित शाह ने पूरी तैयारी के साथ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप प्रदान किया। खास बात यह रही कि इस दौरान पुख्ता तैयारियों की बदौलत किसी प्रकार की अशांति नहीं हो पाई। कश्मीर में शांति स्थापित करने और राज्य से तमाम पाबंदियां खत्म करने के बाद गृह मंत्री ने राज्य के विकास के लिए कई नीतियां बनाई और उन्हें आगे बढ़ाया। अमित शाह ने इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून संसद में पास कराने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इस कानून के विरोध में जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया और सरकार के विरोध में तमाम शहरों में धरने प्रदर्शन आदि आयोजित किए गए, उससे देश की छवि खराब करने का भी प्रयास हुआ। लेकिन अमित शाह यह स्पष्ट कर चुके थे कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं है और ऐसा ही उन्होंने किया भी। देश ने पहली बार देखा कि कोई गृह मंत्री स्वयं कह रहा हो कि CAA पर जिसके मन में भी सवाल है वह मुझसे आकर बात कर सकता है और उसे 3 दिन के भीतर मिलने का समय दिया जाएगा। अमित शाह के गृह मंत्री कार्यकाल के पहले ही साल में जब उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया, तो उससे पहले अमित शाह पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त कर चुके थे और लोगों को इस बात के लिए मना चुके थे कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वह सभी को मान्य होगा। अदालत ने जब अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया तो देश में कहीं भी अशांति की खबर नहीं आई। इस वर्ष के प्रारंभ में जब राष्ट्रीय राजधानी में दंगे हुए तो गृह मंत्री ने बहुत जल्द ही हालात को संभाल लिया और दंगा फैलाने वाले सभी लोगों को जेल की सीखचों के पीछे पहुंचा दिया। देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात हो, अर्धसैन्य बलों की सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, गृह मंत्री ने शानदार काम किया है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में बोल रहे होते हैं तो सभी लोग खामोशी से उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वह बिना तथ्य कोई बात नहीं करते। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही गृह मंत्री की भी काफ़ी व्यापक भूमिका है। लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक इससे जुड़े सभी मुद्दों के अलावा राज्यों के साथ समन्वय की बात हो, उनकी ज़रूरतें पूरी करने की बात हो, उन्हें ज़रूरी निर्देश देने की बात हो, लॉकडाउन पर आगे की रणनीति के लिए राज्यों से विचार विमर्श की बात हो, प्रवासी श्रमिकों की दिक्कतों को दूर करने की बात हो, तमाम पहलुओं पर गृह मंत्री के रूप में अमित शाह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राजनाथ सिंह। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश के गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को जब इस बार रक्षा मंत्री बनाया गया तो सभी चौंक गए थे।
कि राजनाथ सिंह के लिए यह एक नया क्षेत्र था, लेकिन जल्द ही राजनाथ सिंह ने उन लोगों का भ्रम तोड़ दिया जो यह मान रहे थे कि वह इस मंत्रालय में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो राजनाथ सिंह ने अपनी छवि बदली। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में यात्रा करने वाले वह पहले रक्षा मंत्री बने और उसके ठीक बाद उन्होंने फ्रांस जाकर राफेल विमान में भी उड़ान भरी और विजयादशमी के अवसर पर राफेल विमान की शस्त्र पूजा भी की। बरसों से देश को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की जरूरत थी। राजनाथ सिंह के कार्यकाल के पहले साल में ही देश को पहले सीडीएस के रूप में बिपिन रावत मिले। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने अमेरिका में 2+2 वार्ता के जरिए और जापान, रूस तथा अन्य देशों का दौरा कर उनके साथ भारत के रक्षा संबंधों को नई मजबूती प्रदान की और वह जिस तरह लगातार अपने विदेशी समकक्षों के साथ चर्चाएं करते रहते हैं, वह दर्शाता है कि भारत की रक्षा तैयारियों, भारत को नवीनतम रक्षा तकनीकों से लैस करने के लिए वह कितने प्रयासरत रहते हैं। भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जिस तरह आत्मनिर्भर बनाने की कवायद चल रही है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक रहेगी। यही नहीं, इस वर्ष जब लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई तो देश विदेश की अनेक कंपनियों ने भारत की सैन्य ताकत की झलक देखी और इस दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्यात के कई करार भी हुए। सारे प्रयास इस दिशा में हैं कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आयातक से निर्यातक देश बनाया जाए। पाकिस्तान और चीन की ओर से मिल रही चुनौतियों पर भी रक्षा मंत्री सतर्क निगाह रखे रहते हैं और पाकिस्तान से निपटने के लिए तो उन्होंने सेना को खुली छूट दी हुई है। पीओके को लेकर भी राजनाथ सिंह कई बार गहरे संकेत दे चुके हैं। चीन के साथ तनाव कम करने के लिए भी उनकी कोशिशें जारी हैं। इसके लिए राजनयिक और रक्षा दोनों स्तरों पर काम चल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय मोदी सरकार के व्यस्ततम मंत्रियों में से एक हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार रहने के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन ने पल्स पोलियो अभियान चलाया था, जिसे बाद में राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाया गया। इस अभियान की मदद से देश को पोलियो से निजात मिली। कोरोना वायरस का जब एक भी मामला देश में नहीं था, तभी से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अभियान चलाकर कोविड-19 से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। जनवरी माह से ही रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय में कोविड-19 से जुड़े विषयों पर बैठकें होने लगी थी। देश का स्वास्थ्य ढांचा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले 3-4 माह में शानदार काम करके दिखाया है। देश में इस सप्ताह तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 930 समर्पित कोविड अस्पतालों में 1,58,747 पृथक बिस्तर हैं, 20,355 आईसीयू बिस्तर और 69,076 ऑक्सीजन सुविधा से लैस बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके अलावा देश में कोविड-19 से निपटने के लिए 10,341 पृथक केंद्र और 7,195 कोविड देखभाल केंद्र और 6,52,830 बिस्तर उपलब्ध हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 113.58 लाख N95 मास्क और 89.84 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE उपलब्ध कराए हैं। 435 सरकारी प्रयोगशालाओं और 189 निजी प्रयोगशालाओं के जरिए देश में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत की कोविड-19 से मृत्यु दर 2.86% है, जबकि विश्व औसत 6.36% का है। जब कोरोना वायरस ने भारत में कदम रखा था, उस समय कोई जांच लैब नहीं थी, जबकि आज 600 से ज़्यादा जांच लैब भारत में हैं। यही नहीं, जब देश के कोरोना वायरस पर हमले बढ़े तो आगे बढ़कर महामारी अधिनियम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने संशोधन कराया, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया और उसके बाद से देखें तो स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमले लगभग बंद हो गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन की साख का कमाल ही है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के निदेशक बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरह दिन रात काम कर रहा है और तमाम तरह से जागरूकता लाने के प्रयास कर रहा है, वह काबिले तारीफ है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के हालात पर खुद भी निगाह बनाए हुए हैं और राज्यों की मुश्किलों का समाधान निकलने के साथ साथ जिस तरह पृथकवास केंद्रों, कोविड समर्पित अस्पतालों आदि के हालात का जायजा खुद जाकर लेते हैं, उससे भी व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार आया है। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में नितिन गडकरी पिछले कार्यकाल की परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही राजमार्ग के निर्माण में वह जो तेजी लाए हैं, उसका मुकाबला करना कठिन है। गंगा की स्वच्छता से जुड़े उनके प्रयास भी रंग लाए हैं और MSME सेक्टर को उनके द्वारा लगातार दिखाई जा रही राह का भी सकारात्मक असर हुआ है।
गौरतलब है कि एमएसएमई सेक्टर सर्वाधिक संख्या में रोजगार उत्पन्न करता है। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दूसरी पारी में इस विभाग की कमान गडकरी को सौंपी थी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार के आर्थिक पैकेज से इस सेक्टर की हालत में सुधार आने की संभावना है। गडकरी सरकार के उन कुछ मंत्रियों में शुमार हैं जो कि विकास की राजनीति करते हैं और बिना किसी लाक लपेट के एकदम साफगोई से अपनी बात रखते हैं। गडकरी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते और राजनीति में मित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि तमाम दलों में उनके मित्र हैं। गडकरी के पास आइडियाज़ का खजाना है और उनका सदैव यही प्रयास रहता है कि किसी भी परियोजना का खर्च कम से कम आए ताकि देश का पैसा बचे। लेकिन लागत कम आने का मतलब यह नहीं है कि वह गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून संसद में पारित करवाया और इसके लिए उन्हें राज्यों के साथ समन्वय बनाने में बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। नितिन गडकरी चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर भी काफ़ी व्यस्त हैं, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के विकास में महती भूमिका तो निभाएगा ही, साथ ही धार्मिक यात्राओं और पर्यटन का स्वरूप भी एकदम बदल जाएगा। गडकरी नियमित रूप से उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन चर्चाएं भी कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एस जयशंकर। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने जयशंकर को विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी। भारतीय विदेश सेवा से जुड़े रहे जयशंकर ऐसे पहले अधिकारी रहे जो सक्रिय राजनीति में आए और सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए। मृदुभाषी और सौम्य स्वभाव वाले जयशंकर अमेरिका और चीन समेत कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं और विदेश सचिव के पद पर काम करने के उनके अनुभव को देखते हुए ही उनका चयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बारीकियों को समझने वाले जयशंकर ने विदेश मंत्री का पद संभालते ही भारतीय विदेश नीति को एक नई दिशा दी। जयशंकर की इस बात की भी तारीफ करनी होगी कि एक साल में वह किसी भी विवाद में नहीं पड़े और सकारात्मक राजनीति को लेकर ही आगे बढ़े। जयशंकर की काबिलियत उस समय देश ने देखी जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का रूप दे दिया, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रामक बातें फैलाने लगा और मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने लगा। उस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न देशों का दौरा कर वहां की सरकारों को भारत के पक्ष से अवगत कराया और देश में भी विभिन्न देशों के राजदूतों को ऐसे समझाया कि दुनिया के एकाध देश को छोड़कर कोई भी देश भारत सरकार के फैसले के विरोध में खड़ा नहीं हुआ और लगभग पूरे विश्व समुदाय ने यही कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मुद्दा है। यही नहीं, चीन में जब कोरोना वायरस का प्रकोप फैला तो भारत सरकार ने बिना देरी किए वुहान से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वायु मार्ग और जल मार्ग से निकालने का काम भी निरंतर जारी है। इसके अलावा विदेश स्थित भारतीय मिशन इस बात के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वहां रह रहे भारतीयों के हित सुरक्षित रहें और उनके रोजगार संबंधी दिक्कतों को भी दूर किया जा सके। अमेरिका में H-1B वीजा मुद्दे को लगातार अमेरिकी प्रशासन के समक्ष उठाकर हजारों अनिवासी भारतीयों के हितों की रक्षा की जा रही है। निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण के कार्यों का अभी तक निष्पक्ष आकलन नहीं हुआ है। यकीनन उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए असाधारण उपाय किए हैं। देश ने उनके रूप में ऐसा वित्त मंत्री पहली बार पाया है जो समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व चर्चाओं में ही सिर्फ विश्वास नहीं रखता है, बल्कि बजट के बाद भी बड़े बड़े शहरों में जाकर लोगों की राय लेता है। याद कीजिए, इससे पहले किस वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स में 10% की बड़ी कटौती की थी। याद कीजिए, इससे पहले किस वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 2019 से देश में विनिर्माण कंपनी लगाने वाले कारोबारियों को भी राहत प्रदान करते हुए उनके कर की दर को 25 से घटाकर 15% किया था। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से अपना स्टार्टअप शुरू करने की योजना पर विचार कर रहे लोगों का हौसला बढ़ेगा और वह उद्योग लगाने को आगे आएंगे। लॉकडाउन के समय में देश को दिए गए आर्थिक पैकेजों, तमाम तरह की राहतों आदि से भी लोगों को सीधा लाभ मिला है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से सभी वर्गों को कुछ ना कुछ राहत मिले, इसकी चिंता भी वित्त मंत्री ने की। वित्त मंत्री के प्रयासों से कालाधन रखने वालों पर नकेल कसी गई है और वित्तीय अनुशासन बढ़ा है। यह सही है कि राजकोषीय घाटा बढ़ा है, लेकिन मुद्रास्फीति लगातार नियंत्रण में है। वित्त मंत्री ने एनपीए के मुद्दे पर बैंकों पर लगाम भी लगाई है। साथ ही वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि बैंक के पैसे का घोटाला करने वाले प्रमोटरों को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया और बड़ी ही समझदारी से महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक और निजी क्षेत्र के येस बैंक को डूबने से बचाया, जिससे खाता धारकों के हित सुरक्षित रहे। यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करने और इस निर्णय को बिना किसी परेशानी के उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। हरदीप पुरी।
शहरी विकास मंत्री के रूप में हरदीप सिंह पुरी ने कई नए प्रयोग किए हैं ताकि सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके और शहरों की बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बड़ा काम भी हरदीप सिंह पुरी ने कर दिखाया, जो कि अरसे से लंबित था। पुरी के पास नागर विमानन मंत्रालय का जिम्मा भी है, जहां उन्होंने कई असाधारण काम कर दिखाए। चीन में जब कोरोना वायरस फैला तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए विशेष उड़ानें चलाने की बात हो, या फिर इस समय वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे लोगों को स्वदेश वापस लाने की बात हो, नागर विमानन मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। यही नहीं, जब लॉकडाउन के चलते विमान सेवाएं भी बंद हो गई तब हवाई अड्डों पर कोविड-19 से बचने के लिए तमाम सुविधाओं को स्थापित किया गया और एयर एम्बुलेंसों, डाक उड़ानों, जरूरी सामान की आपूर्ति करने के लिए विशेष उड़ानों आदि की व्यवस्थाएं की गईं। इसके अलावा हवाई अड्डे को पेपरलेस बनाने के साथ ही ऐसी व्यवस्थाएं की गईं कि लोग एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आएँ। साल भर के अभी तक के कार्यकाल में हरदीप सिंह पुरी ने पिछले कुछ दिनों में जो काम कर दिखाया है, उससे वह सर्वाधिक काम करने वाले 10 मंत्रियों की सूची में पहुंच गए हैं। यही नहीं, उड़ान योजना को भी अब काफ़ी विस्तार दिया जा चुका है और हवाई अड्डों की दशा में अब पहले से काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। एयर इंडिया, जिस पर अब भी बिकने का खतरा मंडरा रहा है, उसकी हालत में हरदीप पुरी के कार्यकाल में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। पीयूष गोयल, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मोदी सरकार के चर्चित मंत्रियों में से एक हैं। उन्हें रेल मंत्रालय की कमान मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही मिल गई थी और तब से रेल दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। हालांकि रेलवे में अब भी काफ़ी काम बाकी है। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत अच्छा कदम रही और रेलों में साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार आया, लेकिन अब भी ट्रेनों का समय पर संचालन दूर की कौड़ी बनी हुई है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए भी रेल मंत्रालय ने बड़ा अभियान चलाया, लेकिन इसमें कई खामियां सामने आईं, जिसे दूर भी किया गया। वाणिज्य मंत्री के रूप में पीयूष गोयल व्यापार समझौता, खासकर अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो टीम बनाई है, उसका भी पीयूष गोयल अहम हिस्सा है। वह लगातार विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। उनकी नज़र उन विदेशी कंपनियों पर भी है जो चीन छोड़कर बाहर आना चाहती हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल वेबिनार के माध्यम से उद्योग जगत की तमाम हस्तियों के साथ संपर्क में हैं। देश का निर्यात बढ़ाने और सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने पर भी उनका पूरा ध्यान है। पीयूष गोयल की एक बड़ी कामयाबी यह रही कि उनके कार्यकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। पीयूष गोयल का प्रयास है कि तकनीक, आर्थिक सहायता, बिजली तथा भूमि आदि से संबंधित उद्योगों की सभी चिंताओं को दूर किया जाए। इसके अलावा राज्यसभा में उपनेता पद पर रहते हुए भी वह फ्लोर मैनेजमेंट का काम शानदार तरीके से कर रहे हैं और यही कारण है कि पिछले सत्रों में राज्यसभा में बहुमत नहीं होते हुए भी मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही। मुख्तार अब्बास नकवी, मोदी कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मंत्रालय की कमान मिलते ही उन्होंने इसकी दशा और दिशा ही बदल दी। उनसे पहले के मंत्री जहां सिर्फ समुदाय की राजनीति ही करते रहे, वहीं नकवी ने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। हुनर हाट को जिस तरह उन्होंने प्रोत्साहित किया है, उससे यह लोकप्रिय आयोजन बन गया है। इस मंच के माध्यम से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को अपना हुनर दिखाने और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। इतिहास में पहली बार शायद मुस्लिम बच्चियों की इतनी चिंता किसी मंत्री ने की। नकवी ने मंत्री बनते ही एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल में 2.5 करोड़ मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी हर साल 50 लाख बच्चियों के लिए पैसे सीधे उनके अकाउंट में जाएंगे। यही नहीं, नकवी के ही कार्यकाल में 3 तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त हो गई। इसके अलावा अल्पसंख्यक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के अलावा शादी शगुन नामक योजना भी शुरू की गई। इस साल के शुरू में जब प्रधानमंत्री ने अपने 36 मंत्रियों को जम्मू कश्मीर का दौरा करने भेजा था, तो कश्मीर घाटी में लोगों के बीच जाकर नकवी ने सरकार के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाने का काम किया। रामविलास पासवान, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान की भूमिका इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि कोरोना संकट के इस दौर में वह इस बात की पूरी चिंता कर रहे हैं कि गरीबों, श्रमिकों को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 माह का राशन पहले ही मुफ्त दिया जा चुका है। इसके अलावा 3 और माह का राशन दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें केंद्र अपनी तरफ से राज्यों को खाद्य सामग्री भेज चुका है। खाद्य मंत्री पासवान इस बात की पूरी निगरानी करते हैं कि जितना गेहूं, जितना चावल, जितनी दाल राज्यों ने उठाई है, वह जरूरतमंदों तक पहुंच रही है या नहीं। यही नहीं, रामविलास पासवान वन नेशन वन राशन कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना भी लेकर आए हैं, जिसके तहत राशन कार्डधारी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन ले सकेगा। यही नहीं, पासवान ने सरकार में दोबारा मंत्री बनते ही उपभोक्ताओं के हित में एक विधेयक भी संसद में पारित कराया। इस विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने और खराब सामग्री सेवा के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास
किया गया है। नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार भी मिल गया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमने कोई रेटिंग नहीं की है, हमने किसी को औसत नहीं मापा है, किसी को हमने ये नहीं कहा है कि उसके कामकाज खराब रहा। हमने अपनी नज़र में, अपने अध्ययन में जो पाया वो आपके समक्ष रखा है और एक निष्पक्ष आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य मंत्रियों की, तो आप कह सकते हैं चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हों जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने मिशन को, जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाया है। वित्त राज्य मंत्री के तौर पर अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से उल्लेखनीय कामकाज किया है। जो खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके उल्लेख किया जा सकता है कि उनके काम भी काफ़ी अच्छे रहे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि 10 सर्वश्रेष्ठ मंत्री ऐसे कौन से थे, खासतौर पे मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल के पहले साल में।